जय श्री कृष्णा टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट हिस्ट्री का आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। इसमें क्या है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में उपनिवेश की शुरुआत की थी। ब्रिटिश उपनिवेश का जो प्रारंभिक उद्देश्य था ना, सबसे पहले तो आर्थिक और व्यापारिक लाभ कमाना था। उसके बाद में धीरे धीरे भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और तैयार माल का आयातक बनाने तक केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से औद्योगिकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई, दूसरी तरफ भारी भरकम जमींदारों के अत्याचार और अंग्रेजों की जो भूनीतियां थी, उनके कारण किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया जाने लगा। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न में कमी आई, जिससे क्या है, अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया। 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में होता है और भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू होता है, जो धीरे धीरे कानपुर में, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, जो कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। फिर कहता है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण है। इसमें पहले तो है कि लॉर्ड वेल्जली की जो सहायक संधि है और लॉर्ड डलहौजी का जो व्यापक सिद्धांत है, ये भी उनके प्रमुख कारण रहे हैं। वेल्जली की सहायक संधि के अनुसार क्या होता था, जो भारतीय राजाएं हैं उनको जो है वो अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी होती थी, और सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी, जिससे राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लग गया। डलहौजी की व्यापक नीति के अनुसार क्या था कि इसमें अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया, और वैध उत्तराधिकारी न होने के कारण जो है वो राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में करना स्टार्ट कर दिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो 1848 में सबसे पहले सतारा को मिलाया, और उसके बाद जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बघाट को 50 में, उदयपुर को 52, झांसी 53 और नागपुर 54, करौली 55 और अवध को 1856 में। करौली एक ऐसा है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था, इसको नहीं मिलाओ आप। फिर आ गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करौली के विलय की आज्ञा नहीं दी। इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने बघाट और उदयपुर राज्य वापस कर दिए। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण था। ये भी एक मेन कारण माना जाता है। फिर नोट करने वाली बात है कि डलहौजी ने 1855 में करौली को भी अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत मिलाया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी और फलतः इसे वापस लेना पड़ा। याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, डायरेक्टर नहीं आएगा, कंट्रोल आएगा। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया। किसके? कुप्रशासन के आधार पर, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ पे लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमैन से रिपोर्ट करवाई गई और रिपोर्ट मांगी उनसे, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उसका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में आउटड्रम को भेजा जाता है, आउटड्रम रिपोर्ट आती है, वहाँ का रेजिडेंट बनाकर भेजा, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर 1856 में अवध को मिलाया जाता है। और विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। फिर प्रशासनिक कारण आ जाते हैं। एक तो प्रशासनिक कारण में सबसे पहले भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और प्रशासनिक सेवाओं में उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था। उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया जाता था। तो इन सब बातों से शुद्ध होकर क्या है कि भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो गया और 1857 की क्रांति के रूप में ये उभर कर सामने आया। फिर कहता है कि अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था, और अंग्रेजों की न्यायपूर्ण जो प्रणाली है वो पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक और खर्चीली थी। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना।
फिर कहता है डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली और मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित भी किया और लाल किला खाली करने को कहा। और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट सिर्फ जो है वो राजा ही कहलाएंगे, मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे, सिर्फ क्या कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। फिर कहते हैं प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह किसको, धर्म को आधार बनाया गया, जिसमें ईसाईयत धर्म का धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी, अकाल भी। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इसे समाज का रूढ़िवादी जो वर्ग था ना वो ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। फिर कहता है 1850 में धार्मिक निर्योग्यता का जो नियम आता है ना, 1850 में आता है। देखो कभी कभी कालक्रमानुसार में आ जाता है भी ये अधिनियम कब आया, तो 1850 में आया है निर्योग्यता अधिनियम, जिसमें ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार था। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल जाती है। 1813 में चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कालांतर में बेरोजगारी, विधवा और जो जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया, साथ ही बेरोजगार लोगों का। और कहता है कि अंग्रेजों की जो नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। फिर कहता है 1856 में जो डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह, ये याद रखना 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इससे पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय में अंग्रेजों का विरोध किया। फिर आर्थिक कारण क्या है, इसके आर्थिक कारणों में कहता है कि भू राजस्व जो भी नीतियाँ थी इनकी, स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है, महलवाड़ी है, इन सब ने किसानों का जमकर शोषण किया था, तो ये भी एक कारण है। व्यापारी कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा, भी हमें तो सिर्फ आर्थिक लाभ चाहिए, और कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। और इससे जो है वो दस्तकारी और हथकरघा यानी कि जो लघु उद्योग है वो समाप्त होने लगे, और इससे जो है वो हथकरघा में जो संलग्न वर्ग और किसान थे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है तथा कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। फिर सैन्य कारण कौन सा आता है कि सैनिकों में जिस सैनिकों की भर्ती होती है उसमें क्या है, भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 होता है, और सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान था, और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक ही पहुँच सकते थे, और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये याद रखना 1856 में, जो निर्योग्यता वाला था वो 1850 में है, और 56 में है सामान्य सेवा भर्ती नियम, इसमें ये पारित किया गया। इसके द्वारा क्या है भी किसी भी स्थिति भी मतलब किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया। भी अंग्रेज अगर आदेश देंगे तो उनको समुद्र पार जाना पड़ेगा। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम, इंपॉर्टेंट, 1854 में कालक्रमानुसार में आ सकते हैं सारे। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्थर पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया, और यह सैनिकों के विशेषाधिकारों का हनन था। अब नोट करने वाली बात क्या है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। किसका? पील आयोग का, जिसने क्या है सैनिकों के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर, रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया था पील आयोग के गठन के अनुसार। तात्कालिक कारण क्या माना जाता है कि पहले जो है वो पुरानी लोहे की बंदूक जिसको ब्राउन बेस के स्थान पर अब न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया गया। इसमें जो लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था इनको, जो न्यू इनफील्ड राइफल है इनको। तो बंगाल में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग जो है वो उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका खंडन किया। कालांतर में यह बात सही भी साबित हुई और गाय और सुअर की चर्बी वास्तव में पुलिस शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। फिर कहता है कि सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करके और ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है, और अतः सैनिकों ने शुभ होकर
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब कहते हैं 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है। तो 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को लेकर इसके विरोध में 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने, बैरकपुर का सैनिक था मंगल पांडे, उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह की शुरुआत की। तो उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, याद रखना है, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 1857 जो कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद माना जाता है। और एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी जाती है। आगे क्या कहता है कि 1857 की विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। बैरकपुर में उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेरसे था। फिर कहता है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और इस प्रकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह जो है वो स्टार्ट कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकार जनरल हेविड थे, यहाँ पे हेरसे थे और यहाँ पे थे डेविड। फिर आता है इसका विस्तार दिल्ली में और मेरठ में, कानपुर में कैसे होता है। कहते हैं विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में होता है। विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा लिया और दिल्ली की ओर कूच कर लिया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति के नेता घोषित कर देते हैं। फिर जिन्नत महल आ जाती है, 1823 से 86 तक रहते हैं इनका टाइम पीरियड। और ये क्या है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की बेगम थी और माना जाता है कि 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के लिए बहादुर शाह को जिन्नत महल ने प्रोत्साहित किया था। अंग्रेजों ने उन्हें उनके पति के साथ रंगून, कहाँ पे, रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ उनकी कब्र उनके पति के बगल में ही बनाई गई है। फिर कहता है दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व क्या है, भगत खां के पास था दिल्ली में। फिर कहता है हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार जो है वो सितंबर 1857 में हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकल्सन, याद रखना है, जॉन निकल्सन, हडसन और लॉरेंस को भेजा जाता है। निकोलसन, हडसन, लॉरेंस को, जिसमें निकोलसन की हत्या हो जाती है, मतलब मारा जाता है ये। और हडसन ने सम्राट के दोनों पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है, हडसन करता है। फिर बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी जो है वो इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से होती है? हुमायूं के मकबरे से होती है। कहीं ये सोचो भी दिल्ली में था तो दिल्ली में वो क्या है, लाल किले में हुई हो, लेकिन नहीं, ये जो है वो हुमायूं के मकबरे से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर कहता है इसकी सूचना जो है वो जिन्नत महल ने दी थी और बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है लखनऊ में जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, जिसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, ये नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन जो है वो स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंस की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। अब लॉरेंस यहाँ पे मारे जाते हैं, ऊपर वाले में निकोलसन मारे जाते हैं और लेफ्टिनेंट बाग और उनकी सार्जेंट की हत्या स्टार्टिंग में वो मंगल पांडे कर देते हैं। फिर कहते हैं अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया और तांत्या टोपे के विद्रोह में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया। कहाँ पे हराया गया इनको? चिन्हट के पास हराया गया। और कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा जाता है। देखो जी, कर्नल नील भी यहाँ पे लखनऊ में मारा जाता है। फिर बेगम हजरत महल 1820 से 1879। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और उन्होंने जो है वो, उन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया। 1857 की विद्रोह के दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, कंपनी के खिलाफ विद्रोह। और वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन के बाद में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कादिर के राज प्रतिनिधि के रूप में अवध के विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजों से पराजित होने के बाद वे नेपाल चली जाती हैं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कानपुर में देखते हैं कि 5 जून 1857 को, याद रखना, 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल जाता है। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र था नाना साहब, जिनको दोंदूपत भी बोलते हैं, ये विद्रोह का जो है वो नेतृत्व प्रदान कर रहा था और इसमें उनकी सहायता तांत्या टोपे करते हैं, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। अब तांत्या टोपे के बारे में पढ़ते हैं। 1814 से 1859 के बीच में। और तांत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। नाना साहब दोंदू पंत के निकट सहयोगी थे। कानपुर में जनरल विंडहैम को परास्त करते हैं। ये किसको? कानपुर में जनरल विंडहैम को परास्त करते हैं तांत्या टोपे। फिर कहते हैं कि बाद में कानपुर के पतन, जब कानपुर का पतन हो जाता है तो वो कालपी आ जाते हैं और कालपी आके और रानी लक्ष्मीबाई की के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और ग्वालियर पर अधिकार करके वहाँ की सेना को भी अपने साथ मिला लेते हैं। तांत्या जो है वो कैंपबेल की सेना को परास्त करते हैं। देखो, नील की सेना को परास्त कर रहे थे पीछे और अब है कैंपबेल की सेना को परास्त कर रहे हैं तांत्या टोपे। 1859 में एक मित्र मान सिंह ने विश्वासघात, ये याद रखना है, मान सिंह मित्र था इनका, मान सिंह वो विश्वासघात कर देता है और अंग्रेजों द्वारा पकड़कर इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर कहता है दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। 1857 में कैंपबेल ने फिर कानपुर पे अधिकार कर लिया और नाना साहब अंत में नेपाल चले जाते हैं। फिर झांसी के बारे में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। 1835 से 1858 लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो बनारस में होता है। उनका मूल नाम जो है वो मनु या मणिकर्णिका होता है और जहाँ उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ होता है। निसंतान ही वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने दामोदर राव नाम का बालक जो है वो गोद लिया था। जब अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया तब लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया। ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। जब आक्रमण करके अधिकार कर लिया तब लक्ष्मीबाई कालपी होते हुए ग्वालियर चली जाती हैं। 1858 में रानी जो है वो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई और उनकी समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। ह्यूरोज ने उनके बारे में कहा था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये इंपॉर्टेंट है, आती है ये स्टेटमेंट। किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था। फिर है कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर में, इनके नेतृत्व में विद्रोह आरंभ होता है। झांसी में ह्यूरोज की सेना से परास्त होकर वो ग्वालियर पहुंच जाती है और तांत्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे और झांसी की रानी जो है वो सैनिक वेशभूषा में लड़ती थी और दुर्ग की दीवारों के पास वीर गति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया अंग्रेजों को और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला और अपने गुरिल्ला युद्धों के द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया। किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र जो मान सिंह है वो इन्हें गिरफ्तार करवा देता है और 1859 में ग्वालियर में उनको फांसी दे दी जाती है। फिर कहते हैं कि आगे बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद में विद्रोह का नेतृत्व इनका भाई आता है अमर सिंह, इन्होंने किया था। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, बिहार में कौन है? विलियम टेलर है, विंसेंट आयर है, ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। फिर फैजाबाद आ जाता है। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था, अहमदुल्ला फैजाबाद। फिर कहता है कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद में इसका प्रारंभ जो है वो जून में होता है और जिसकी कमान जो है वो मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया और विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो है वो बनाया। क्या कहता है? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था वहाँ का और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था उन्होंने। फिर बनारस में सामान्य जनता यहाँ पे विद्रोह करती है बनारस में और कर्नल नील द्वारा यहाँ पे दमन किया जाता है। यहाँ बच्चे व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है बनारस में। फिर बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। फिर कहता है कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोहियों को भी दबा दिया और खान बहादुर को फांसी दी गई। फिर राजस्थान में जो है वो कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। कोटा था ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र। यहाँ जो है वो जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। जयदयाल और हरदयाल राजस्थान में। असम में क्या होता है? विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त ने की और अंतिम राजा के पोते कंद्रपेश्वर सिंहा को राजा घोषित कर दिया और मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी जाती है। मनीराम को कहाँ पे? कलकत्ता में। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार थे सुरेंद्र साई, ये विद्रोहियों के नेता बने थे और सुरेंद्र साई ने 1862 में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और इन्हें देश से निकाल दिया जाता है। 1857 का विद्रोह और एक नज़र में अगर देखें तो दिल्ली में जो है वो बहादुर शाह और बख्त खां नेतृत्व
नेतृत्व कर रहे थे और जॉन निकोलसन और हडसन यहाँ पे दमन करता थे। दिल्ली में हो गया। फिर लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ, और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल यहाँ पे दमन करता थे। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे और कैंपबेल यहाँ पे दमन करता है। और झांसी और ग्वालियर दोनों में लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे थे और जनरल ह्यूरोज यहाँ पे दमन करता था। फिर जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह, उनके भाई अमर सिंह थे, और मेजर विलियम टेलर और आयर यहाँ पे दमन करता थे। और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और कैंपबेल यहाँ पे दमन करता है। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली थे और कर्नल नील यहाँ पे दमन करते हैं। और बरेली में थे खान बहादुर खां और कैंपबेल यहाँ पे दमन करते हैं। नोट करने वाली बात है कि फैज़ा में जो मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया था और जिहाद का नारा दिया था, और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था उनके ऊपर। फिर कहता है मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। कहाँ के? मद्रास। इसी समय विद्रोह के समय में एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अजीमुल्ला ने लिखा था। झंडा गीत याद रखना है, झंडा गीत की रचना हुई थी जिसे किसने लिखा था? अजीमुल्ला। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल, नाम क्या है? माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया है। और बंगाल और पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह पनप ही नहीं सका। कौन कौन सी? पंजाब है, बंगाल है, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों की सहायता भी की। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया कि यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा। अब कहता है सती चौरा घाट की घटना क्या है? यहाँ पे कानपुर में नाना साहब थे ना, वो सती चौरा के पास अंग्रेज़ों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन देता है, भी तुम निकल जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन धोखे से मार कर उसमें जिसमें महिलाएं भी शामिल थी उनको मार देते हैं, और ये जो कलंक है जो उन पर लग जाता है, इसी को सती चौरा घाट की घटना कहते हैं। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित किया और विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीरगति मिली थी, किंतु नाना साहब व बेगम हजरत महल नेपाल चले गए थे। विद्रोह की असफलता के कारण ये भी इम्पोर्टेंट है भी नेपाल कौन कौन से विद्रोही गए थे? तो नाना साहब है, बेगम हजरत महल है। फिर आता है विद्रोह के असफलता के कारण क्या रहे थे? कुछ महत्वपूर्ण वर्ग थे जैसे जमींदार है, शिक्षित है, वो जो है वो उन्होंने साथ नहीं दिया था विद्रोहियों का, तो ये भी एक मेन कारण है। विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था, जो संगठन था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले थे किंतु किसी ठोस योजना पर अमल नहीं कर सके। फिर कहते हैं कि सैनिकों ने भी संपूर्णता से विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब गोरखा मद्रास याद रखना है, ये जो सैनिक विद्रोहियों का दमन कर रहे थे, ये साथ नहीं दे रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उसमें योग्य नेतृत्व का न होना था। जॉन लॉरेंस का कहना है कि यदि विद्रोहियों में कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय, अगर शॉर्ट में पूछे तो संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी, आधुनिक हथियारों की कमी, उनको समग्र रूप से ये जो है वो असफलता के कारक माने जाते हैं ये सारे। फिर कहते हैं कि विद्रोह का महत्व क्या रहा? 1857 की विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग चाहिए इसमें, और समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी बहुत जरूरी है। और इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हो गए। फिर कहता है विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और उनकी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने के अवसर मिलने लगे। फिर है उनके परिणाम क्या रहे? स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इनके दूरगामी परिणाम बहुत थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य का दरवाजा तो सदा के लिए बंद हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार जो है वो छीन लिया। 1 नवंबर 1858 में क्या है कि इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था ना, तो उसमें उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त करने की बात थी, और कंपनी का शासन समाप्त करके और भारत का शासन सीधे किसके? क्राउन के अधीन
कर दिया गया। फिर कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया 1857 की क्रांति के बाद, तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय, कितनी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, जिसको मंत्रणा समिति भी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। और इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा, याद रखना है, 7 की नियुक्ति COD द्वारा और 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया। और भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। संसद के प्रति उत्तरदायी होता था क्योंकि वो किसका सदस्य होता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट है ना, उसका जो है वो सदस्य होता था। 1858 में के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ये भी मेन चेंज देखने को मिलता है, पहले वो गवर्नर जनरल था, अब वायसराय कहा जाने लगा। अब कहता है कि इस तरह लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। कैनिंग बने थे भारत के प्रथम वायसराय। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करना बंद कर दिया अब धार्मिक मामलों में, और सबके लिए एक समान कानूनी रक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा, रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। फिर क्या कहता है कि अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया। 1857 के विद्रोह में इतिहासकारों के क्या क्या मत है, तो कहते हैं कि LER रीज है ना, ये रीज क्या कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध एक धर्म युद्ध माना जाता है, ये बोलते हैं रीज। फिर बेंजामिन डिज़रेली क्या कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। ये राष्ट्रीय विद्रोह कौन कह रहा है, डिज़रेली कह रहा है। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आती है नेट में, तो याद रखना है। फिर मजूमदार का क्या कहना है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और फिर शीले क्या कहते हैं, यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह कौन कह रहा है, सीले कह रहा है, ठीक है। और राष्ट्रीय विद्रोह कौन कह रहा है, डिज़रेली कह रहा है। फिर कहता है कि यह विद्रोह यह सिपाही विद्रोही के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, लॉरेंस बोलते हैं। फिर सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कौन बोलते हैं, होम्स बोलते हैं। फिर कहते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कौन बोलते हैं, VD सावरकर। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों दोनों का षड्यंत्र था, ये बोलते हैं जेम्स आउटड्रम और W टेलर। फिर 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ये भी जो है वो बहुत आते हैं UGC नेट में, याद रखना है। VD सावरकर की बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और थॉमस स्टोक्स की है, स्टोक में पीजेंट, द पीजेंट एंड द राज, अशोक द ग्रेट अशोक, यानी कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट इनकी बुक है। फिर कहता है मजूमदार की बुक कौन सी है, द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर कहता है सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनी, यहाँ पे सिपोई म्यूटिनी है, यहाँ पे इंडियन म्यूटिनी है। तो ये है शशि भूषण चौधरी की है। और फिर द हिस्ट्री ऑफ सिपोई वॉर इन इंडिया, ये जॉन विलियम काय की है। और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, ये है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स की। फिर कहता है द काजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 नहीं है 1858, ये सर सैयद अहमद खां की है। द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857, द सोशल एनालिसिस कौन कर रहा है, HP चट्टोपाध्याय। एंड 1857 ये तो पता ही है, SN सेन की है। तो ये हो गया 1857 की क्रांति का टॉपिक कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।